शुरू करते हैं पॉइंट पे। पॉइंट इज टैक्सेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के ऊपर टैक्सेशन प्रोविजंस कौन कौन से होंगे, किस तरीके से हम टैक्सेशन को मेंटेन करेंगे, मैटर इसमें प्रोविजंस को एप्लीकेबल करेंगे। क्लियर। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में बेसिकली दो तरीके के जो है हमारे टैक्स एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट होगा क्या, इनकम टैक्स जी, और दूसरा होगा जीएसटी। इनकम टैक्स और जीएसटी। वैसे तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जो एनबीएफसी है या फिर बैंक है, बट एवर कोई भी है, जो लेंडिंग कंपनीज है, मतलब जो कंपनीज लोन देती हैं, तो लोन के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है ना। लोन जीएसटी के क्राइटेरिया में नहीं आता। हालांकि जीएसटी लगता है बट वो लोन के अमाउंट पे ना लग के प्रोसेसिंग फीस के ऊपर चार्ज होता है। किसके ऊपर? इसका मतलब अगर हम जीएसटी की बात करते हैं फर्स्ट, तो जीएसटी में जो मतलब चार्ज होगा, जीएसटी विल बी चार्ज्ड ओनली ऑन प्रोसेसिंग फीस, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि मतलब लोन के ऊपर नो जीएसटी विल बी लेविड, जीएसटी किसके ऊपर नहीं लगेगा? ऑन लोन अमाउंट। और तीसरा, जीएसटी जो रेट होगी, जीएसटी रेट क्या होगी? 18%। ये तीन मेन बातें इसके अंदर। अगर माइक्रो फाइनेंस की मैं बात करता हूं तो जीएसटी के जो प्रोविजंस हैं वो इस तरीके से हैं कि जीएसटी जो एप्लीकेबल होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग फीस के ऊपर होगा, है ना। लोन अमाउंट के ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। एंड थर्ड, जीएसटी की जो रेट होगी वो 18% होगी, 18% होगी। क्लियर? कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लोन का अमाउंट कुछ भी हो सकता है ना, बट उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे कब हमें जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट मैटर है। जब भी हमारा जो मतलब जीएसटी का प्रोविजन ये कहता है कि अगर कोई भी हमारा टर्नओवर है, जो ग्रोस टर्नओवर जो है, जो हमारा टर्नओवर है, ग्रोस टर्नओवर जो है वो अगर 40 लाख होता है, कितना? 40 लाख, 40 लाख, तो तब हमें जीएसटी सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। 40 लाख या उससे ऊपर अगर हमारा टर्नओवर होता है, तो यहाँ पे टर्नओवर जो है वो लोन का अमाउंट नहीं है। टर्नओवर जो है वो लोन का अमाउंट नहीं है, वो प्रोसेसिंग फीस का है। क्लियर? तो अगर मैं बात करता हूं कि फॉर एग्जांपल हम 2% प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रहे हैं, हम क्या चार्ज कर रहे हैं? 2% प्रोसेसिंग फीस। तो इसका मतलब अगर मैं लोन देता हूं फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज का, ये मेरा लोन अमाउंट है। अगर मैं लोन अमाउंट देता हूं किसी कस्टमर को 50,000 रुपीज का और मेरा प्रोसेसिंग फीस 2% है, तो उस सिचुएशन में मेरा जो पीएफ होगा वो कितना होगा? 1,000। तो 1,000 के ऊपर मेरा टैक्स जो लगेगा वो लगेगा 18% के अकॉर्डिंग। ठीक है, 18% कितना बनेगा? 180 रुपए। तो ये मेरा जीएसटी का अमाउंट होगा। अब ग्रोस का मतलब ये हुआ कि विदाउट डिडक्टिंग एनी एक्सपेंडिचर, बिना खर्चे लेस किए हुए। अब 1,000 रुपए जो है वो तो मेरा टोटल आ रहा है ना, वो तो मेरा एक तरीके से इनकम का पार्ट हो गया ना। तो मतलब इसके अंदर मेरे जो भी खर्चे हो, जैसे मान लो मैंने कोई स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट किया है, कोई एफिडेविट का पेमेंट किया है, वट एवर कोई भी पेमेंट किया है, वो लेस नहीं होगा। 1,000 रुपए जो भी हैं, 1,000 करके जब मेरे 40 लाख रुपए हो जाएंगे, प्रोसेसिंग फीस के 40 लाख रुपए हो जाएंगे, तब जाकर के मैं जीएसटी के लिए अप्लाई करूंगा। उससे पहले मुझे जीएसटी लेने की नीड नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं जीएसटी ले लूं, है ना। कस्टमर या फिर क्लाइंट जो मतलब कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं, वो कहते हैं कि मुझे जीएसटी चाहिए, डे 1 से चाहिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीएसटी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। बट उसके लिए फिर आपकी रिटर्न्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। जीएसटी की जो रिटर्न्स फाइल होंगी उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, एवरी मंथ या फिर क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल कराना पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। बट एडवाइस ये है कि स्टार्टिंग में आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेने की नीड नहीं है। जब नीड ही नहीं है तो उसको क्यों एक्स्ट्रा बर्डन लें उसका? ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लेने की नीड, जीएसटी सर्टिफिकेट लेने की नीड नहीं है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है, बिकॉज जीएसटी लोन अमाउंट पे लगेगा नहीं, सिर्फ चार्ज होगा किसके ऊपर? प्रोसेसिंग फीस के ऊपर। देन रेट क्या रहेगी? 18% रहेगी। और अगर ये एग्जांपल है ना, 2% के हिसाब से अगर प्रोसेसिंग फीस हम चार्ज करते हैं, तो 50,000 का अगर मैं लोन अमाउंट देता हूं तो 1,000 की मेरी प्रोसेसिंग फीस बनती है, 18% के हिसाब से 180 रुपए का जीएसटी अमाउंट हो गया। ठीक है, तो ऐसी ऐसी में बहुत सारी फाइल। अब 40 लाख कब बनेगा? 40 लाख का वैल्यू कब बनेगा? 1,000, मान लो मैं 50,000 का लोन दे रहा हूँ, 50,000 का मैं लोन दे रहा हूँ, तो 1,000 रुपये मेरा प्रोसेसिंग फीस है। तो इसका मतलब अगर मैं 4,000 बार 50,000 का लोन देता हूं, तब जाकर के आई थिंक मेरा क्या बनेगा?
40 लाख का टर्नओवर बनेगा, है ना। देखो ना, 4,000 बार अगर मैं 50,000 का लोन देता हूं, है ना, और सेम फीस चार्ज कर रहा हूं 1,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस, क्लियर, क्योंकि 2% है, तो मतलब 4,000 बार मैं जब लोन करूंगा तब मेरा 40 लाख का प्रोसेसिंग फीस होगा। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, काफी लेंदी अमाउंट हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं इतने लोन दे चुका हूँ 4,000 बार, तो इसका मतलब मेरी कंपनी कितना लोन में डिसबर्स कर चुका हूँ, 50,000 इंटू 4,000, इसका मतलब कितना हुआ 20, तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 20 करोड़। 20 करोड़ का मेरा कंपनी का वर्थ होगा, मतलब मैं लोन डिसबर्स कर चुका हूँ, तब जाकर के मुझे जीएसटी का नीड पड़ेगा, क्लियर, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो बहुत मतलब लेंदी टाइम है हमारे पास, हमें जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में अपने को जीएसटी चार्ज करना पड़े, जीएसटी लेना पड़े। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब शिफ्ट होते हैं इनकम टैक्स के ऊपर। इनकम टैक्स क्या कहता है, कोई भी कंपनी अगर इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है, रजिस्टर्ड इन इंडिया, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड है, चाहे पब्लिक लिमिटेड है ना, अगर इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है तो उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो इंडियन लॉज के हिसाब से इनकम टैक्स एप्लीकेबल लगेगा, ठीक है। उसकी जो रेट है वो कितनी है, आप 30% मान के चलो, फ्लैट रेट, नॉट रिड्यूसिंग, है ना, फ्लैट रेट 30% लगेगा। और ये 30% किसका होगा, ऑफ नेट प्रॉफिट, क्या, ऑफ नेट प्रॉफिट। मैं यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, वहां पे मैं टर्नओवर की बात कर रहा था। वहां पे मैं ग्रोस टर्नओवर का मतलब क्या था कि विदाउट डिडक्टिंग एनी एक्सपेंडिचर्स, मतलब बिना खर्चे लेस किए हुए जो मेरी सेल्स का अमाउंट था, है ना, वो सेल्स में यहाँ पे क्या मान रहा था, प्रोसेसिंग फीस को अपनी सेल्स मान रहा था जीएसटी में, क्लियर। लेकिन यहाँ पे मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। नेट का मतलब क्या होता है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, यहां पे तो खर्चे लेस होंगे, यहां पे खर्चे लेस होंगे, मतलब जो भी मैंने पूरे साल में लोन दिया, और जो भी मैंने खर्चे किए, है ना, भाई मैंने लोन दिया तो हो सकता है मैंने लोन लिया भी होगा कहीं से, तो उसका कॉस्ट हो गया, है ना, प्लस और क्या हो गया, मैंने कोई सैलरीज दी, मैंने रेंट पेमेंट किया, एडवर्टीजमेंट किया, वट एवर जो भी एक्सपेंसेस था, वो लेस होने के बाद जो मेरे पास अमाउंट बचता है, प्रॉफिट बचता है, वो बेसिकली मेरा उसके ऊपर टैक्स चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रॉफिट बचता है कितना, मान लो मेरा नेट प्रॉफिट बचता है 5 लाख रुपीज, एग्जाम्पल, कितना, 5 लाख रुपए, रुपीज 5 लाख। इसका मतलब ये मेरा नेट प्रॉफिट है, इसका मैं 30% लूंगा। 30% कितना हुआ, 1.5 लाख। ये मेरा क्या बन गया, टैक्स, कौन सा टैक्स, इनकम टैक्स, 1.5 लाख। अगर ये प्रॉफिट कम होता है तो कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जैसा कि हम कहते हैं कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी पे प्रॉफिट एप्लीकेबल है ही नहीं, है ना, क्योंकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, एनजीओ एक तरीके का। तो सिचुएशन में क्या ये इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा, मैंने क्या बोला कि कोई भी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है उसके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल है। जब हम बात करते हैं सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी की, तो सिचुएशन में हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होता, हम उसको प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करते। सेक्शन 8 कंपनी के अंदर हम क्या नहीं करते, प्रॉफिट को डिक्लेयर नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि प्रॉफिट तो खैर नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई इनकम तो हुआ है ना, कोई ना कोई इनकम तो हुआ है। भाई मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं कस्टमर से, तो इसका मतलब मैं इनकम तो अर्न कर रहा हूं। अगर मैं इनकम अर्न कर रहा हूं तो मैं इस जो बात कर रहा हूं वो इनकम टैक्स की ही कर रहा हूं। प्रॉफिट तो एक डिफरेंट मैटर होगा, मतलब टैक्स ऑन इनकम, दैट इज इनकम टैक्स। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी मेरी इनकम हुई है, जो भी मेरी खर्चे काटने के बाद नेट इनकम हुई है, उसके ऊपर मैं टैक्स पेमेंट करूंगा, है ना। इनकम टैक्स में ये कोई मेंशन नहीं है कि अगर आपकी एनजीओ है, मतलब कोई सोसाइटी है, ट्रस्ट है, फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनी सेक्शन 8 है, फिर नॉर्मल सेक्शन 8 है, कोई भी है, कि उस पे उसके ऊपर हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो टैक्स चार्ज होगा ही होगा, वो सेम रेट से होगा जो नॉर्मल कंपनी के ऊपर होता है, ठीक है। अब इसमें टैक्स से बचने का तरीका ये है, टैक्स को हम कैसे प्लान कर सकते हैं। प्लानिंग का मतलब ये है कि हम जो सरप्लस है उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में कम से कम शो करें, हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं प्रॉपरली उसको मेंशन करें, मेंटेन करें, तभी जाकर के हमारा सरप्लस जो हमारा इनकम है वो कम होगा। अगर इनकम को कम होगा तो ऑब्वियसली बात है हमारा टैक्स भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा इनकम भी बनता है 10,000 रुपीज का, हमारा इनकम बनता है 10,000 रुपीज का, तो इसका 30% करोगे कितना बनेगा, 3,000 रुपये, तो मेरा टैक्स ऑटोमेटिक कम हो गया, है ना। सारे बैलेंस को मैंने कहां शिफ्ट किया, अपने एक्सपेंडिचर्स में।
एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, मैं मोर एंड मोर इंटरेस्ट चार्ज करूँ कंपनी से। मैं एज ए डायरेक्टर कंपनी को क्या दे रहा हूँ, लोन दे रहा हूँ, है ना। जब लोन दे रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मैंने कंपनी को लोन दिया उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा के रखूँ, सो दैट कि कंपनी पे सरप्लस ज़्यादा ना हो और वो मेरी इनकम का पार्ट बन जाए, ठीक है। क्योंकि मेरी एज ए इंडिविजुअल इनकम जो होगी वो उसके ऊपर स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, है ना, 5%, 10%, 15, 20 समथिंग ऐसे करके 30%, तो वो वहां पे मैटर मैनेज हो जाएगा। बट यहाँ पे 30% फ्लैट है, तो उसको मैनेज करने का तरीका क्या है कि मैं मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूं किस पे, अपने उस अमाउंट पे जो मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है लोन की फॉर्म में, ठीक है, और कैपिटल को कम रखूं। क्योंकि अगर मैं कैपिटल को ज्यादा रखूंगा तो मैं प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं कर सकता हूं सेक्शन 8 में, क्योंकि कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करने की पावर नहीं होती। डिविडेंड मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट, क्लियर। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, कैपिटल कम रखूंगा और लोन का फिगर ज्यादा रखूंगा। जो भी पैसा मैं लगाऊंगा, मतलब जब मैं कंपनी रजिस्टर्ड करूंगा माइक्रो फाइनेंस की, तो मैं कैपिटल कितनी रखूंगा, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख समथिंग, ठीक है, ज्यादा नहीं रखूंगा। बट उसके बाद जो लोन का अमाउंट है ना, लोन का जो अमाउंट है उसको बढ़ा देंगे। हाँ, ये जरूरी है ऐसा करना। अगर नहीं करोगे तो फिर वहां पे टैक्सेशन लाइबिलिटीज आपके ऊपर ज्यादा पड़ेंगी और ऑटोमेटिकली वहां पे फिर आपके ऊपर टैक्स बर्डन ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर, दोनों बातों में कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं ऑडिट की। क्या सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज या फिर कंपनीज को ऑडिट कराना मैंडेटरी है? आंसर इज यस। बिकॉज अगर आपने कोई भी कंपनी रजिस्टर करी है, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस में है या फिर नोट फॉर माइक्रो फाइनेंस है, नॉर्मल पीवीटी एलटीडी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, निधि कंपनी, कोई भी कंपनी है, तो वहां पे आपको ऑडिट तो कराना ही कराना है, ये तो मैंडेटरी है। बिकॉज कंपनी लॉ के हिसाब से ऑडिट मैंडेटरी है, चाहे आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या कम है, क्योंकि 1 करोड़ की जो लिमिट है वो इनकम टैक्स के हिसाब से है। ऑडिट की जो लिमिट है वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 1 करोड़ है, कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होता है या फिर 1 करोड़ होता है तो उस सिचुएशन में आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। लेकिन कंपनी है तो कंपनी लॉ के प्रोविजन भी एप्लीकेबल होंगे। कंपनी लॉ के प्रोविजन कहते हैं कि एवरी कंपनी आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है, चाहे आपका टर्नओवर 0 भी क्यों ना हो, ठीक है। तो कंप्लायंस के पार्ट में इनकम टैक्स और ऑडिट तो मैंडेटरी पार्ट है, क्योंकि जीएसटी हम हो सकता ना भी लें। क्लियर हो गई सारी बातें। तो ये था सारा प्रोविजन टैक्सेशन ऑन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। होपफुली समझ में आएगा, वीडियो क्लियर हुआ, ठीक है। जो 15 लाख रुपए पर उसके करा रहे हैं वो 15 लाख जो करा रहे हैं कैपिटल, तो अगर आप 15 लाख कैपिटल कराते हो, आपको 15 लाख कैपिटल कराना है, तो उसका सोल्यूशन यही है कि 15 लाख आप अथोराइज कैपिटल करो, ठीक है। पेड अप कैपिटल आप कम रखो, तो 10,000 है ना, 10,000 है, 1 लाख है, 10,000 भी बहुत कम है ना। आप इतना तो रखो ना कि भाई जो ऑफिस का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन हो जाए। अब 10,000 में कौन सा कंप्यूटर आता है, टेबल आती है, ठीक है। तो भाई 25-30 हजार का कंप्यूटर आ जाएगा, तो कम से कम 1-2 लाख तो पेड अप कैपिटल रखो ना। उसके मतलब जो पेड अप कैपिटल है वो जमा नहीं करा सकता 10,000 से ज्यादा? करा सकता है ना, करा सकता है ना? हाँ करा सकता है। जैसे वो डिपॉजिट कराएगा, बैंक स्टेटमेंट देगा, कस्टमर बैंक स्टेटमेंट देगा, और बैंक स्टेटमेंट दे करके हम आरओसी में अपडेट कराएंगे उसको। आरओसी में अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि आपने बैंक में तो पैसा जमा करा दिया, बट आरओसी को इन्फॉर्म करना भी जरूरी है ना। जब तक आप आरओसी को इन्फॉर्म नहीं करो तो वो अपडेट कैसे होगा। तो मास्टर डेटा की जो कॉपी है वहाँ पे एमसी की जो वेबसाइट है वहाँ पे वो शो ही नहीं होगा। आपने अपने हिसाब से कर लिया, उसको बढ़ा लिया, बट वहाँ पे शो भी तो होना जरूरी है वो। तो इसका मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को आरओसी में फाइलिंग करना मैंडेटरी है। आप अथोराइज कैपिटल करो 15 लाख, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो चाहे 25 लाख करो, आप स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट का पे करो और अपना कैपिटल इंक्रीज कर लो, जो लीगल प्रोसीजर उसको अडॉप्ट कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हम ऐसे भी करते हैं कि हमें लगता है कि कंपनी का वर्थ हमें दिखाना है ना। अगर हमारी कोई कंपनी को सर्च करता है तो उस सिचुएशन में हमारी कंपनी का कुछ वैल्यू ऐसा तो दिखना चाहिए ना कि भाई कंपनी कुछ ठीक ठाक है ना। तो उस सिचुएशन में हम अपनी कैपिटल 25 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी लोग कर लेते हैं। बट पेडअप कैपिटल को अकॉर्डिंगली मैनेज करो, क्योंकि आप जितना पेडअप कैपिटल की फॉर्म में जितना पैसा दोगे कंपनी को, तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट आप लेने के हकदार कंपनी से नहीं हो, तो वो ब्लॉकेज हो रहा है कैपिटल का। क्लियर। तो हम मोस्टली पैसा जो देंगे वो लोन की फॉर्म में देंगे आपको। मतलब जो भी अथोराइज कैपिटल बढ़ाना है वो बढ़ाओ, वो आपका पार्ट है ना। पेडअप कैपिटल जितना बढ़ाना है बढ़ाओ, बट लिमिटेड रखो कि पेडअप कैपिटल को, क्योंकि वहां पे हम प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं कर सकते कंपनी के अंदर। क्लियर, टैक्सेशन क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है। मेनली इनकम टैक्स और जीएसटी का प्रोविजन है, और इससे ज़्यादा इसमें मेरे हिसाब से नहीं है कि किस किस हिसाब से टैक्सेशन होना चाहिए। बाकी वो अपना इंटरनल पार्ट है, ऑडिट का पार्ट है, कैसे हमने चीज़ों को मेंटेन करना है, मैनेज करना है, वो फिर हम खुद करेंगे, ठीक है।